हेलो एस्पिरेंट्स। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ये यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यूथ पावर एकेडमी ने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें हमारा फोकस है कि हम फेब मंथ से लेके अगस्त तक का जो भी करंट अफेयर्स है वो हम आपको कराएंगे। और इसमें हमने टॉपिक वाइज जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग चीजों को डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको सुविधा रहे रिवीजन करने में, आपको बर्डन ना लगे। तो आप जाके वाईपीए को यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ अब हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स को भी आप ज्वाइन करिए। और यूट्यूब पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, जहाँ पे वाईपीए की जो मैगजीन्स हैं वो आपको मिलेंगी। वाईपीए ने अपनी मैगजीन्स जो है वो कई फॉर्मेट में बनाई है, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ है, इसके अलावा मंथली पीडीएफ है। फिर क्विक रिवीजन के लिए हम फटाफट सीरीज लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो फेब का हमारा सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है टॉपिक्स, और आज हम जो है वो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक से आ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स हैं, 100 से ज्यादा टॉपिक्स हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम आपको उसको बता सकें। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, अ, जो प्रिडिक्शन किया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसमें ये बताया गया था कि जो फरवरी मंथ में आईएमडी के प्रिडिक्शन के मुताबिक जो टेम्परेचर है वो अरब से ज्यादा रहेगा, और जिसका इफेक्ट जो है वो जो हमारी क्रॉप्स हैं उस पे पड़ेगा। और कई बार यूपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप क्या होती है। और मतलब स्टैटिक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आना ही आना है, हर 2-3 साल पे आता ही है ये क्वेश्चन। तो अब जैसे कि आगे इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना बताई गई है, और यूपी और मध्य प्रदेश में कम संभावना बताई गई है। रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो कि बुआई जिनकी होती है अक्टूबर से दिसंबर में, और इनको जो है वो फरवरी से अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है। जैसे कि इसमें गेहूं है, सरसों है, मूंगफली है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। तो कौन सी क्रॉप किस सीजन की है ये भी अक्सर पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको कि मानसून सीजन में लगाया जाता है, जैसे कि धान है, चावल जिससे बनता है। और इनको जो है वो फिर आपका नवंबर तक आते-आते इसको काट लिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि रबी क्रॉप कब होती है, खरीफ क्रॉप कब होती है, और कौन-कौन सी जो है मेजर रबी और खरीफ की क्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ज़ायद क्रॉप्स भी होती हैं, जो कि समर्स में जो टाइम पीरियड होता है मार्च अप्रैल से लेके जून के बीच का, उस पीरियड में बोई जाती हैं। इनमें ज़्यादातर जो है वो फ्रूट्स होते हैं, और जैसे कि अगर आपने देखा हो तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ायद के अंतर्गत बोई जाती हैं। तो ये आपके एग्ज़ामिनेशन में आ सकता है। फिर चूँकि फरवरी के मंथ में इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया जाता है, साथ ही साथ बजट पेश होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे की जो प्रमुख हाइलाइट्स थी, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि सर्वे में बताया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ से जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो रहे हैं, और जो वेजेस हैं, जो लोगों की इनकम है, वो उनमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो एक डिस्प्रपोर्शनेट राइज़ हुआ है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो ज़्यादा बढ़े हैं, और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे तो लोग कम खरीदेंगे, तो जिससे डिमांड में कमी आएगी। तो ये सारी बातें हमारी इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई हैं। इकोनॉमिक सर्वे का अगर आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देख लीजिए, तो ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इनके द्वारा जो है वो बनाया जाता है, और इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में यूनियन बजट के प्रस्तुत होने के एक दिन पहले। और इसका जो मेन पर्पस होता है ये होता है कि इसका एक पूरा जो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है, कैसे हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, जो भी इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको देखना, उनको रिव्यू करना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो ये है, तो आपके एग्जामिनेशन में ये चीजें आ सकती हैं।
फिर अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और वाटर की जो कमी है, पानी की जो कमी है, इसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर पे एक मेजर चैलेंज जो है वो प्रस्तुत कर रहा है उसके लिए। और इसकी वजह से ऑयल सीड ग्रोथ में भी माना जा रहा है कि कमी आएगी। ऐसे जो फसल जिनसे कि तेल निकलता है, उनमें जो है वो कमी आएगी। साथ ही साथ फिशरीज जो सेक्टर है वो भी प्रभावित होगा। लाइफ स्टॉक सेक्टर मतलब जिसमें कि जानवर आते हैं आपके गाय और बैल और भेड़ बकरियां, ये सारे सेक्टर के भी प्रभावित होने की बातें इकोनॉमिक सर्वे में की गई हैं। फिर ग्रोथ के इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है 2024-25 में कि जो इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स है उसका जो पार्टिसिपेशन रेट है ये बढ़ा है। और पिछले 7 सालों में जो महिला है उनकी भागीदारी स्पेशली रूरल एरियाज में बढ़ी है। और इसमें ये भी बताया जैसे कि आप देखिए तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये होता है कि जो वुमेन की पॉपुलेशन है, वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन है, उसमें कितनी जो महिलाएं हैं वो एम्प्लॉयमेंट में है या एक्टिवली जो है वो चाहती हैं कि उनको किसी ना किसी तरह का रोजगार मिले। तो ये डाटा में बताया गया है कि महिलाओं का जो रोजगार है वो बढ़ा है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सिक्किम में 56.9% रेशियो है, मतलब यहाँ पे इतनी परसेंट जो महिलाएं हैं वो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट में हैं। फिर मेंटल वेलबींग की बात की गई है, लाइफस्टाइल और किस प्रकार से जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो जंक फूड हैं, इनका जो है वो असर पड़ रहा है। ना सिर्फ ओबेसिटी बढ़ रही है, बाकी और भी डिजीजेस बढ़ रही हैं। तो देखा जाए तो इनका ओवरऑल काफी जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक्सरसाइज की लोगों में कमी है, लोग अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं देते हैं, वर्क ज्यादा रहता है, मेंटल वेलबींग भी जो है वो कम हो रहा है, और जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रभावित करेगा। फिर नेक्स्ट सर्वे में बताया गया है कि जो हमारा उद्देश्य है कि जब 2047 तक जब आजादी के 100 वर्ष होंगे तब तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और इसके लिए बोला गया है कि इंडिया की जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हर साल कम से कम 8% होनी चाहिए। और ये पूरे जो प्रक्रिया है ये 2 डिकेड्स तक चलनी चाहिए, मतलब 2 दशकों तक लगातार अगर 8% इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी तब जाके जो विकसित भारत का उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सकेगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो जीडीपी का में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसको बढ़ाना होगा 35% तक। साथ ही साथ जो नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स हैं उनको बढ़ाना होगा, क्रिएट करना होगा हर साल कम से कम 78.5 लाख जॉब्स। इसके अलावा 100% लिटरेसी मतलब पूरी तरह से साक्षर होना पड़ेगा। और इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 12 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे काफी बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस हुआ है। और तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर बजट के से रिलेटेड हम देख लेते हैं। बजट का भी अनाउंसमेंट किया गया। निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने बजट पेश किया। और इसमें बिहार के लिए काफी परियोजनाएं हैं, घोषणा की गई। और बिहार के लिए जो आपका वेस्टर्न कोसी कैनाल ईआरएम प्रोजेक्ट है, और इससे माना जाता है कि करीब 50,000 हेक्टेयर की जो भूमि है उसमें सिंचाई हो सकेगा। उसके लिए 11,500 करोड़ रुपए को आवंटन किया गया। साथ ही साथ नया जो है वो मखाना बोर्ड बताने की बात कही है। इस बोर्ड के बनने से जो मखाना की खेती होती है उनके जो फार्मर्स हैं उनको काफी जो है वो सपोर्ट मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर हम देख लें तो मखाना जो है ये बिहार का जो रीजन उसमें बहुत होता है, मधुबनी में भी होता है। तो अब चूंकि मधुबनी की बात आई है तो मधुबनी काफी जाना जाता है मिथिला पेंटिंग के लिए। और ये इंडियन फोक पेंटिंग है। इसका जो ओरिजिन है वो बिहार रीजन रहा है। और ये बिहार से सटा जो नेपाल का एरिया है वहां पे भी इस तरह का पेंटिंग वगैरह होता है। कोसी की रिवर अगर हम बात करें, कोसी रिवर एक मेजर ट्रांस बाउंड्री ट्रिब्यूटरी है जो कि नेपाल से और बहती हुई इंडिया आती है। और इसको जो है वो सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है क्योंकि अक्सर इसकी वजह से भयंकर जो है वो बाढ़ आती है बिहार में, और उसकी वजह से हर साल बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है। तो अगर ये इस तरह का प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसकी बात हो रही है वेस्टर्न कोसी कनाल, तो
बाढ़ के टाइम पे जो पानी है उसको डाइवर्ट करके इसका बेहतर यूज किया जाएगा। मखाना की अगर हम बात कर लें तो एक एक्वाटिक क्रॉप है और 85 इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 85% जो है वो लगभग बिहार में होता है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बजट की अगर हम बात करें तो 2025-26 के बजट में लगभग 1 लाख करोड़ टैक्स स्टिमुलस दिया गया है और 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। पहले ये इनकम 7 लाख की थी, तो स्लैब को जो है वो बढ़ा दिया गया है। यूनियन बजट की अगर हम बात कर लें तो ये एक क्रूशियल एनुअल इवेंट होता है और इसमें पूरा जो गवर्नमेंट है उसकी क्या-क्या किस तरह से खर्चा करेगी, कहाँ-कहाँ से पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई जाती हैं। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फिस्कल ईयर है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। फिर नेक्स्ट एक जो गवर्नमेंट का मेजर प्रपोजल था इस बार के बजट के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो एफडीआई की लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको बढ़ाकर 74% से 100% कर दिया गया है। और इसका एक इसमें क्लू लगाया गया है कि जो प्रीमियम है वो इंडिया में ही इसको इन्वेस्ट किया जाएगा और इस जो इनिशिएटिव है इसका नाम दिया गया है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एफडीआई की बात कर लें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर की कंपनीज हैं वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक ये काफी क्रूशियल कंपोनेंट होता है। इससे जो है वो कैपिटल आता है, टेक्नोलॉजी आती है, साथ ही साथ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज भी इंडिया में आती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा के 100% जो है वो कर दिया गया है। फिर सरकार का जल जीवन मिशन है, ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसके तहत सभी को के घरों में जो है वो पीने योग्य टैप वाटर लगने, ये उद्देश्य है सरकार का, हर रूरल हाउस होल्ड में भी। और इसकी डेडलाइन 2024 थी जिसको शिफ्ट करके 2028 कर दिया गया है। तो अब चूंकि डेडलाइन में शिफ्ट हुआ है तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू एवरी, मतलब हर रूरल जो हाउस होल्ड है उनको जो है वो उनके घरों में नल लगाना। और ये एक तरह का जन आंदोलन है, पीपल मूवमेंट है, ताकि हर किसी को स्वच्छ पेयजल जो है वो उनके घर में उपलब्ध हो सके और इसी को इसमें प्रायोरिटी बनाया गया है। फिर उड़ान स्कीम, इसको भी एक्सटेंड किया गया है और माना जा रहा है कि इससे जो एयर कनेक्टिविटी है इसको बूस्ट मिलेगा। जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज हैं उनमें भी इसको 10 साल के लिए और बढ़ाया गया है। इसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। नए डेस्टिनेशन की मतलब 120 नई जगहों पे एयरपोर्ट बनेंगे और इससे जो है वो करीब 4 करोड़ जो पैसेंजर्स हैं उनको जो है वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 88 एयरपोर्ट्स हैं और 619 ऑपरेशनल रूट्स हैं। तो उड़े देश का हर नागरिक, ये एक सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है इस इसके द्वारा लॉन्च किया गया था उड़ान स्कीम। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है 2016 में। और इससे माना जाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी और इंडिया की जो एक्सेसिबिलिटी है हर एक एरिया में उसको भी जो है वो बढ़ाएगा। और जो पुअर कैटेगरी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी इसमें जो है वो सुविधा मिलेगी कि वो भी हवाई यात्रा कर सकें। तो ये एक हर इंसान के उड़ने के लिए कि हर हर इंसान जा सके, इसके लिए ही सरकार की तरफ से चलाया गया स्कीम है। फिर कुछ-कुछ टर्म्स हैं जैसे कि मैंने उड़ान बताया तो उड़े देश का हर नागरिक, आम नागरिक, साथ ही साथ टियर टी 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़। और इनका क्या रेंज है ये आप याद रखिएगा कि जो ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन रेंज करती है 1 से 5 मिलियन, उनको टियर 2 सिटीज़ में रखा जाता है। टियर 3 सिटीज़ में आती हैं वो शहर जो कि 50,000 से 1 मिलियन जिनकी जनसंख्या है। टर्म्स है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये एयरपोर्ट ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जो कि बिल्कुल नए सिरे से बनाए जाते हैं, नई साइट को डेवलप किया जाता है, एयरपोर्ट बनाया जाता है। और अगर हम ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें तो ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट फैसिलिटी है उसी की जो सुविधाएं हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए इसमें कार्य होता है।
फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो न्यू यूरिया प्लांट लगेगा। 12.7 लाख टन यूरिया प्लांट नामरूप डिब्रूगढ़ में जो है ये बनेगा, और माना जा रहा है कि इससे जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी जो सिचुएशन है वो काफी बढ़िया होगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी बन रहा है जो कि जागी रोड में है। तो इसका जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने स्वागत किया है कि ये नए प्रोजेक्ट जो है वहां पे ले आए जाएंगे। फिर यूनियन बजट में पोलावरम प्रोजेक्ट है, इसका कॉस्ट रिवीजन किया और जो सेंट्रल ग्रांट है उसकी डिटेल की जानकारी दी गई। और जो रिवाइज्ड कॉस्ट है इसकी है 30,436.95 करोड़ रुपए। और ये 41.15 मीटर जो पानी है उसकी स्टोरेज क्षमता रहेगी। और इसके लिए जो ग्रांट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 12,157 करोड़ तक का इसमें दिया जाएगा। पोलावरम प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर लें तो ये एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी रिवर पे बन रहा है आंध्र प्रदेश में। और ये इसका निर्माण हो रहा है रामायम पेटा विलेज में, और जो कि पोलावरम मंडल में आता है, इलूरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, इंडिया में। और ये एक की इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो पानी है उसका ट्रांसफर होगा गोदावरी रिवर से कृष्णा रिवर बेसिन में। तो ताकि जो पानी की जो समस्या होती है, सूखा, जो ये पूरा इलाका है यहाँ पे पानी की कमी है तो वो ना हो। और इसमें काफी सारी चीजें हैं जैसे कि अर्थ कम रॉकफिल डैम बनेगा। इसमें दो मेन कैनाल्स होंगे, राइट मेन कैनाल, लेफ्ट मेन कैनाल। तो ये सारी चीजें जो है वो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और इसके अलावा जो इसका इरिगेशन जो है वो लगभग 7.2 लाख एकड़ तक जो है ये प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ 540 जो गांव है वहां पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन होगा जो कि माना जा रहा है 960 मेगावाट तक का जनरेशन होगा। और तो ये काफी जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये कहाँ पे है, क्या क्या बन रहा है, तो ये आप चीजों को याद रखिएगा। फिर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है कि इस योजना के तहत 4,308.6 करोड़ रुपए जो है वो 5.54 लाख रेजिडेंशियल कंज्यूमर को दिए गए हैं, ताकि वो अपने घरों पर जो है वो सोलर रूफटॉप, मतलब जो सोलर पैनल्स हैं उनको लगवा सकें। और ये एक इंडिया का ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है जिसके तहत भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बढ़े, ताकि जो फॉसिल फ्यूल है जैसे कि तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, इन पे हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, क्योंकि भारत जो है वो अपने इन फ्यूल्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फॉरेन कंट्रीज पर निर्भर करता है। फिर सरकार की वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, ये एक इनिशिएटिव है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। और वन नेशन वन पोर्ट प्रोग्रेस एंड सागर अंकलन, और इसके तहत जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, और ताकि जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बढ़े और जो लॉजिस्टिक जो सामान वगैरह बाहर से आता है उसको इफिशिएंटली जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और ये सागरमाला प्रोग्राम का ही एक पार्ट है जिसका कि उद्देश्य है कि जो भारत के जो पोर्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइज किया जाए, ताकि जो कॉस्ट आती है, जो खर्चा आता है उसमें जो है वो कमी आ सके। फिर उपराष्ट्रपति उस टाइम के थे जगदीश धनखड़, तो उनके द्वारा जो है वो न्योकुम युल्लो फेस्टिवल इसको अटेंड किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। और वहां पे बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश का जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, भारी बारिश होती है, तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक प्राइम लोकेशन है। तो ये फेस्टिवल का आप नाम याद रखिएगा, न्योकुम युलो। और ये नीशी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, इनके द्वारा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी के लिए इसको जो है वो मनाया जाता है। नीशी ट्राइब की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, और ये अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। फिर एक नेशनल ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कही जा रही है। भारत प्लान कर रहा है इसको एस्टेब्लिश करने का, ताकि जो भारत का उद्देश्य है कि 2070 तक, देखिए ये टारगेट्स भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जैसे विकसित भारत का क्या लक्ष्य है, नेट जीरो टारगेट क्या है, कि 2070 तक जो भी हमारा एमिशन है वो ऐसा हो कि वापस से जो है वो उसको हम कंज्यूम कर ले, मतलब जीरो हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का जो रिलीज है। और इस में जो है ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक बेहतरीन भूमिका निभाने जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है।
तो इसका प्रपोजल जो है वो दिया गया है। और ये जितने भी क्लाइमेट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं उनको देखने का काम करेगा, साथ ही साथ ग्रीन कैपिटल डेवलप करने की बात इसके तहत की जा रही है। फिर बीएसएनएल की एक रिपोर्ट आई है कि पहला जो क्वार्टरली प्रॉफिट है इनका हुआ है 17 सालों में, पहली बार फर्स्ट क्वार्टर में जो है इन्होंने प्रॉफिट जो है वो बनाया है। बीएसएनएल एक डोमिनेंट प्लेयर है इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में, और इसको जो है वो ये चूंकि गवर्नमेंट का पीएसयू है और इसको प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनसे जो है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो काफी टाइम से ही जो कंपनी है ये नुकसान में थी, लेकिन अभी जो है वो पहले क्वार्टर में इसने प्रॉफिट दर्ज किया है। फिर स्पाइसेस बोर्ड, इनका रेगुलेटरी और क्वालिटी इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया है, क्योंकि बहुत सी जगहों से रिपोर्ट आ रही थी कि जो भारत की तरफ से जो मसाले जा रहे हैं उनमें किसी प्रकार के पेस्टिसाइड्स वगैरह ज्यादा पाए गए हैं, जिनकी वजह से भारत की जो कंपनीज हैं इनको बाहर के देशों ने जो है वो मना कर दिया है सामान लेने से। तो अभी फूड्स आपका सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके साथ मिलकर लोग काम कर रहे हैं ताकि रेगुलेट किया जा सके और प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग की जा सके जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके तहत ही जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो जाए। स्पाइस बोर्ड की बात करें तो ये 1987 में बना था, और ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। और इसमें जो है वो फोकस होता है कि किस प्रकार से जो मसाले हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए और उनका जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए। फिर आरबीआई की तरफ से घोषणा की गई कि डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन होगा, और ये घोषणा की गई लिक्विडिटी कंसर्न्स को लेके। लिक्विडिटी मतलब जितना धन हमारी इकोनॉमी में मौजूद है, और आरबीआई ने घोषणा की कि 10 बिलियन डॉलर और रुपए का जो है वो स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, करेंसी स्वैप का मतलब होता है कि पहले से जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या जो है वो प्रिंसिपल रेट रहेगा और क्या जो है वो इंटरेस्ट रहेगा। और इससे जो है वो, चूंकि जो हमारा करेंसी मार्केट अगर हम देखें तो हाल फिलहाल के टाइम में जो रुपए की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा गिर गई है, तो इसकी वजह से जो है वो कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, और इसीलिए आरबीआई के द्वारा ये घोषणा किया गया है। और जब भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती है तो इस तरह का जो आरबीआई है वो मेजर अपनाती है, और 2008 में 2019 में इस तरह की जो है वो स्वैपिंग का कार्य जो है वो किया गया था। और टर्म्स की अगर हम बात करें तो जैसे लिक्विडिटी डेफिसिट है, इसका मतलब है कि जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है उनके पास पर्याप्त जो है वो धन नहीं है, ताकि वो अपने जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हैं आप उनसे पैसा मांगते हैं तो वो आपको ना दे पाए, तो इस ये सब जो है वो डेफिसिट की श्रेणी में आता है। इसी के लिए आरबीआई के द्वारा करेंसी स्वैप जो है वो मैकेनिज्म लिया गया है, मतलब कि को यूज किया जाएगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो जो ट्रेडर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। अब कुछ कुछ टर्म्स हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रैपिड रैबिट्स है। ये इम्पल्सिव इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो दिन में ट्रेडिंग करते हैं। थॉटफुल टर्टल्स कहा जाता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, और मार्केट की वोलेटिलिटी का इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ होते हैं ऑब्लिवियस ऑस्ट्रिचेस, जो कि बैड न्यूज़ को इग्नोर करते हैं। साथ ही साथ जो है वो स्पेक्युलेटिव स्टैग्स होते हैं, और ये जो है ये जो भी नया जो है वो आईपीओ की घोषणा की जाती है उसके तहत जो है वो फायदा पूरा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉक मार्केट जैसे बुलिश मार्केट क्या है, बेयरिश मार्केट क्या है, और ये सारे जो टर्म्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं।